हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। रानी शादी करके अपने ससुराल में अपने पति माधव के साथ कदम रखती है, जहां वो घूंघट उठाकर अपनी सास मीना का आशीर्वाद लेने जा ही रही होती है कि तभी मीना उसे रोकते हुए बोलती है, बहू बहू रुक, ये घूंघट मत हटाइयो अभी। अरे तेरा ये चांद सा चेहरा मैं मुंह दिखाई पर ही देखूंगी। ठीक है मम्मी जी, जब आपने कहा है तो मैं अपनी मुंह दिखाई तक घूंघट करके रहूंगी। माँ, अब आपका और आपकी बहू का ये मुंह दिखाई का डिस्कशन खत्म हो गया हो तो हम अपने कमरे में जाएं। मुझे बहुत थकान हो रही है। अरे जरूर बेटा, जा बहू जा, तू भी आराम कर ले। कल सुबह तेरी पहली रसोई की रस्म है और शाम के समय तेरी मुंह दिखाई की रखी है, तो कल तो आराम करने का मौका ही नहीं मिलेगा, इसलिए अभी कर ले। जी मम्मी जी। रानी माधव के संग अपने कमरे में आराम करने चली जाती है, जहां दोनों पति पत्नी अपनी शादी की पहली रात को एंजॉय करते हैं। अगली सुबह रानी जल्दी उठकर नहा धोकर घूंघट किए अपनी सास के सामने आती है और उसके पैर छूकर आशीर्वाद लेकर बोलती है, मम्मी जी, मैं आज अपनी पहली रसोई में सबके लिए रसमलाई बनाना चाहती हूँ, तो क्या मैं बना सकती हूँ? अरे वाह बहू, रसमलाई नेकी और पूछ पूछ बना ले, जब तक मैं माधव को उठाती हूँ। कुछ ही देर में रानी सबके लिए रसमलाई बनाकर ले आती है और माधव व मीना मिलकर उसको खाते हैं और रानी की बहुत तारीफ करते हैं। नाश्ते के बाद मीना एक खूबसूरत सी साड़ी लेकर रानी के कमरे में आती है और उसको देते हुए बोलती है, बहू ये साड़ी तो शाम के समय अपनी मुंह दिखाई में पहन लियो, और हाँ, ज्वेलरी साड़ी असली पहनियो, गोल्ड वाली। आखिर मेरी एक लौती बहू की मुंह दिखाई है, मोहल्ले वालों को पता लगना चाहिए कितनी सुंदर बहू है मेरी। ठीक है माँ जी, जैसा आप कहें। शाम के समय सभी मेहमान और मोहल्ले वाले घर में आ जाते हैं और कुछ ही देर में रानी भी तैयार होकर लंबा सा घूंघट किए सबके बीच आकर बैठ जाती है, जिसके बाद मीना की पड़ोसन विमला बोलती है, अरे मीना बहन, इजाजत हो तो। अरे मीना बहन, बहू तो तुम सच में रानी जैसी लाई हो, तुम्हारे और माधव के तो भाग ही खुल गए। शुक्र है इसने अच्छा ही बोला, वरना इसके मुंह से कम ही अच्छा निकलता है। बहन अब किस्मत की बात है, बाकी मेरी बहू शक्ल सूरत से ही नहीं बल्कि दिल से भी बहुत अच्छी है। विमला के बाद सभी मोहल्ले की औरतें एक एक करके रानी का घूंघट उठाकर उसका चेहरा देखकर उसकी मुंह दिखाई करती हैं और तोहफे देकर चली जाती हैं। जिसके बाद अब दिन आम दिनों की तरह गुजरने लगे थे। शादी को महीने से ऊपर हो चुका था। रानी सारे घर की जिम्मेदारियां अच्छे से संभाल लेती है और साथ ही अब उसका मोहल्ले की औरतों से भी अच्छा खासा रिश्ता बन गया था। ऐसे ही एक शाम मीना हॉल में बैठकर टीवी देख रही थी, तभी उसका फोन बजता है और वो कॉल उठाकर बोलती है, अरे सरला बुआ जी, कैसी हैं आप, और गांव में सब कैसे हैं? अरे गाँव में सब ठीक है बहू। मैं कह रही थी कि मैं शहर आ रही हूँ तेरे घर। माधव बेटवा की नई नई शादी हुई है, इसीलिए उसकी बहुरिया की मुंह दिखाई जो करनी होगी, अब बड़े बुजुर्ग की गैर मौजूदगी में मुंह दिखाई थोड़ी होती है। अच्छा बुआ जी, हे भगवान, बुआ जी को अगर पता चला कि मुंह दिखाई हो गई है तो उन्होंने तो ताने मार मार के मेरा जीना दुश्वार कर देना है। क्या करूं क्या करूं? अरे बहू, क्या हो गया? सांप सूंघ गया? अच्छा, कल शाम माधव बेटे को स्टेशन भेज देना मुझे लेने, रखती हूँ। सरला इतना बोलकर फोन रख देती है, जिसके बाद मीना के प्राण सूखने लगते हैं और वो अपनी बहू रानी को आवाज लगाकर बुलाती है और उससे बोलती है, बहू, कल तेरी बुआ दादी सास आ रही है। हमारे खानदान में ऐसा रिवाज है कि बड़े बुजुर्गों की गैर मौजूदगी में बहू की मुंह दिखाई नहीं होती, लेकिन तेरी शादी के समय हमने इनको न्योता तो भेजा था, लेकिन ये आ नहीं पाई। हमें लगा नहीं आएंगी, इसलिए मैंने अगले ही दिन तेरी मुंह दिखाई करवा दी, लेकिन अब ये आ रही हैं और वो भी तेरी मुंह दिखाई के लिए। क्या माँ जी, इस घर में मेरी दूसरी मुंह दिखाई में आएगा कौन? और ये बुआ सासू माँ को बता देंगे ना कि मुंह दिखाई हो गई, बस वो देख ले मुंह मेरा। नहीं बहू, उनको पता लगा तो उनको बुरा लगेगा कि अब इन शहर में रहने वालों को बुजुर्गों की अनुमति की जरूरत ही नहीं है। दोनों सास बहू अब प्लान बनाती हैं कि सरला को ये नहीं बताएंगे कि मुंह दिखाई हो गई है और रानी अपनी बुआ सास के सामने लंबा सा घूंघट लिए घूमेगी। अगले दिन शाम को माधव अपनी बुआ दादी को लेकर घर आता है, जहाँ सरला के आते ही मीना और रीना उसके पैर छूकर उसका आशीर्वाद लेती हैं। जिसके बाद सरला रानी का घूंघट देखकर बोलती है,
बहू का इतना लंबा घूंघट देखकर लग रहा है कि इसकी मुंह दिखाई अभी तक हुई नहीं। बहुत अच्छा किया मीना तूने, वरना मेरे दिमाग में तो यही था कि कहीं तेरी नई नवेली बहू मोहल्ले भर में आम सी तो नहीं हो गई। अरे नहीं बुआ दादी सासू माँ जी, मम्मी जी ने मुझे बताया था कि मुंह दिखाई से पहले अपना चेहरा किसी को ना दिखाइयो, इसलिए मैंने तो माधव जी को भी अपना चेहरा नहीं दिखाया। सच में बहू तू तो बड़ी समझदार है, बिल्कुल अपनी बुआ दादी सास पर गई है। खैर अब से तू बस मुझे बुआ जी बोल लियो, इतना लंबा बुआ दादी सासू माँ जी बोल कर तेरी जुबान थक जाएगी। जी बिल्कुल, जैसा आपको ठीक लगे। अब मीना कल शाम को बहू की मुंह दिखाई का प्रोग्राम रख ले, और बहू मैं तेरे लिए खानदानी साड़ी लाई हूँ, तू उसे ही पहनियो, फिर देखियो कैसे रानी लगेगी। सरला इतना बोलकर कमरे में आराम करने चली जाती है, जिसके बाद माधव अपनी माँ और बीवी से बोलता है। माँ रानी, बुआ दादी से झूठ तो बोल दिया, लेकिन मोहल्ले वालों को बोलोगे क्या कि हमारी बहू की दूसरी मुंह दिखाई है? दोबारा वही चेहरा देखने आ जाना। बेटा मेरे पास और कोई चारा नहीं है, करना तो पड़ेगा ही। मम्मी जी आप चिंता मत करिए, मैं मोहल्ले की औरतों को समझा दूंगी। 1 महीने में मेरी अच्छी दोस्ती हो गई है उनसे, वो सब मेरी बात मान जाएंगी। पर बहू संभल के बाहर जाइयो, कहीं सरला बुआ जी ने देख लिया तो कहेंगी नई बहू अभी से बाहर क्यों जाने लगी। ठीक है मम्मी जी। रात के खाने के बाद जब सरला आराम करने अपने कमरे में चली जाती है, उसके बाद रानी बाहर जाकर मोहल्ले की औरतों को कल की मुंह दिखाई के बारे में सब समझा देती है, सिवाय बिमला के। मीना जानकर बिमला को ना बुलाने को कहती है, क्योंकि बिमला की आदत है घर में पंगे करवाने की। लेकिन जब रानी की दूसरी मुंह दिखाई की बात बिमला को पता चलती है तो वो बोलती है, अच्छा जी, मीना ने मुझे नहीं बुलाया अपनी बहू की दूसरी मुंह दिखाई में, मैं भी देखती हूँ फिर कैसे सफल होती है दूसरी मुंह दिखाई। अगले दिन शाम के समय सरला की मौजूदगी में घर की सजावट का काम पूरा होता है, जिसके बाद सभी आस पड़ोस की औरतें आना शुरू होती हैं। कुछ ही देर में रानी भी सरला की दी हुई साड़ी पहनकर सज धज के लंबा सा घूंघट लिए नीचे आती है, जिसके बाद सरला वहां आई औरतों से बोलती है, चलो बहनों, आज मेरी बहू की मुंह दिखाई है, एक एक करके रस्म की शुरुआत करो। सरला की बात सुनकर औरतों की भीड़ में आई बिमला आगे आकर बोलती है, मैं करती हूँ इस दूसरी मुंह दिखाई की शुरुआत। वैसे माफ करना मीना बहन, तुमने बुलाया नहीं मुझे, लेकिन मैं फिर भी आ गई। अब तुम्हारी पड़ोसन हूँ तो घर का मामला समझ के मैं आ गई। अरे विमला सही किया, भूल गई होगी मीना, चल अब तू शुरुआत कर। सरला के कहने पर विमला रानी का घूंघट उठाती है और बोलती है, अरे ये क्या मीना बहन, पहली वाली इमारत को पेंट कर दिखा रही हो क्या? मुझे तो लगा माधव बेटे की दूसरी शादी वादी हो गई है तो उस बहू की मुंह दिखाई होगी, लेकिन ये तो रानी बहू ही है। इसको आए हुए तो महीने से ऊपर हो गया, मोहल्ले का बच्चा बच्चा इसकी शक्ल देख चुका है। सही कहा विमला, मेरी बहू की पहले ही मुंह दिखाई हो गई है और इस बात का पता मुझे था। मैं तो देखना चाहती थी कि मेरी खुशी के लिए ये इस बात को छुपाते हैं कि नहीं, और मीना ने तो बहू का फर्ज निभाया और मुझे नहीं बताया कि रानी की मुंह दिखाई हो गई, ताकि मुझे बुरा न लगे। लेकिन फिर भी मैंने ये दूसरी मुंह दिखाई की रस्म करवाई, बस अपनी खुशी के लिए। लेकिन आखिर तुमने साबित कर दिया कि जहाँ इतने पड़ोसी रानी का साथ देने के लिए चुपचाप इस दूसरी मुंह दिखाई में आए हैं, वहीं तुम सिर्फ इसमें विघन डालने आई हो। इसी कारण नहीं बुलाया था तुम्हें। बुआ जी आपको पता था, हमें माफ कर दीजिए। ना बहू, माफी मत मांग, और रानी जैसी बहू की दूसरी क्या, जितनी बार भी मुंह दिखाई करवाओ कम है। मुझे तुझ पर और रानी पर गर्व है। बाकी ऐसे पड़ोसी और लोग तो हर जगह मिलेंगे, इनसे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। सरला की बात सुनकर विमला का सर शर्म से झुक जाता है और वो वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद रानी की दूसरी मुंह दिखाई भी धूमधाम से होती है। सुखी घर पर झाड़ू लगा रही होती है, तभी उसकी माँ माधवी वहाँ आती है और बोलती है, सुखी बेटी, तेरी दूर की कमला मौसी ने तेरे लिए एक रिश्ता बताया है, तो कल वो लोग तुझे देखने आएंगे, इसलिए जल्दी ही सारा काम खत्म करके तैयार हो जाइयो। वो सब तो ठीक है माँ, लेकिन उन्हें मेरी आदतों के बारे में बता देना, कहीं ऐसा न हो बाद में मुझे ताने मारे। हाँ हाँ, तू उसकी चिंता मत कर, मैं संभाल लूंगी। अगली सुबह सुखी घर का काम करने के बाद तैयार हो जाती है। कुछ ही देर में गोलू नाम का लड़का अपनी माँ सरोज के साथ उनके घर आता है।
माधवी दोनों का स्वागत करने के बाद अपनी बेटी को आवाज लगाती है, जिसके बाद सुखी हाथों में नाश्ते की ट्रे लेकर टेबल पर रख देती है और वहाँ पर खड़ी हो जाती है। जिसके बाद सरोज बोलती है, अरे बहन जी, आपकी बेटी का नाम कुछ अजीब नहीं है? मतलब सुखी कैसा नाम होता है? अरे बहन जी, मेरी बेटी का नाम सुखविंदर है। वो तो इसको गीले से नफरत है। कहीं भी पानी गिरा हुआ या कीचड़ देखती है तो उस जगह को पूरी तरह सुखा देती है, इसलिए हम सब प्यार से इसको सुखी बोलते हैं। अच्छा, लड़की को साफ सफाई बहुत पसंद है, ये तो बहुत अच्छी बात है। और गोलू बेटा, तुझे लड़की पसंद है? हाँ माँ, मुझे भी पसंद है। चलिए बहन जी, अब शादी की तैयारियां शुरू कर दीजिए। दोनों परिवार कुछ दिनों में गोलू और सुखी की शादी करवा देते हैं, जिसके बाद ससुराल आके सुखी अपनी सारी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाती है। ऐसे ही एक दिन सुखी सुबह अपने कमरे से बाहर आती है, तभी उसकी सास उसे बोलती है, बहू, सर्दियाँ आने वाली हैं, बिस्तर को धूप लगवा दिया कर। ठीक है माँ जी, मैं अभी जाती हूँ। नहीं, तू ऐसा कर, अभी मेरे लिए चाय बना दे, ये काम मैं कर देती हूँ। ठीक है माँ जी। सुखी रसोई में चाय बनाने जाती है तो सरोज उसके कमरे में बिस्तर उठाने जाती है, जहाँ वो देखती है कि उसकी बहू का बिस्तर गीला था। ये देखकर वो गंदा सा मुंह बना के बोलती है, छी छी, बहू इस उम्र में भी बेड गीला करती है। मेरे से तो नहीं उठाया जाएगा ये बिस्तर, खुद ही उठाए। सरोज बिना बिस्तर उठाए ही बाहर आ जाती है। इतने में सुखी चाय का कप लाती है और अपनी सास को देते हुए बोलती है, माँ जी, डाल दिए बिस्तर धूप में? नहीं बहू, तेरा बिस्तर गीला था, तू ही उठाया ऐसे गंदे बिस्तर को, मुझे तो घिन आती है। अरे माँ जी, घिन कैसी, पानी ही तो गिरा है। सुबह गोलू जी के हाथ से गिर गया था। बाकी कोई बात नहीं, मैं धूप में डालाऊंगी। अच्छा ठीक है। अपनी गलती छुपाने के लिए मेरे बेटे पर इल्जाम लगा रही है। कल सुबह जाके देखूंगी, फिर दूध का दूध और पानी का पानी होगा। सुखी अपने और अपनी सास के कमरे के बिस्तर को ले जाकर धूप में डाल देती है। शाम होने पर गोलू काम से घर आता है, जिसके बाद सरोज उससे बोलती है, बेटा गोलू, क्या तुमने सुबह बिस्तर पर पानी गिराया था? नहीं तो। क्यों माँ, ऐसे क्यों पूछ रही हो? बेटा, मुझे लगता है बहू को बेड पर सूसू करने की आदत है। आज सुबह तेरा बिस्तर गीला देखा था मैंने। अच्छा, पता नहीं माँ, लेकिन मैं आपसे ध्यान दूंगा। गोलू के आने पर सभी शाम का खाना खाने के बाद सोने चले जाते हैं। अगली सुबह सुखी उठने के बाद सीधा रसोई में चली जाती है, तो वहीं गोलू नहाने के लिए बाथरूम में जाता है। पीछे से सरोज उनके कमरे में जाकर बेड पर रखी हुई चादर को हटाकर देखती है, तो पूरा बेड गीला मिलता है। ये देखकर वो गुस्से से बोलती है, बहू, ओ बहू, यहाँ आ जल्दी। सुखी भागते हुए अपने कमरे में आती है और अपना बिस्तर गीला देखकर वो बोलती है, ये सब किसने किया? वाह जी वाह, ऐसे भोली बन रही है जैसे कुछ पता ही ना हो कि ये किसने किया है। अरे मुझे नहीं पता किसने किया, शायद गोलू जी ने किया हो। खबरदार, अपना जुर्म मेरे बेटे के सर मड़ा तो। इतने में ही गोलू नहा के बाहर आता है, जिसको देखकर उसकी माँ बोलती है, गोलू बेटा, ये बिस्तर तूने गीला किया? माँ, ये क्या कह रही हो? मैं क्यों करूँगा ऐसा? मैं अब बड़ा हो चुका हूँ, ऐसी हरकतें बचपन में करता था। तो अब साफ हो गया, बहू ने ही बेड पर सूसू किया है। नहीं माँ जी, मैं ऐसा कभी नहीं कर सकती। अरे चुप हो जा, तेरी माँ कहती थी कि तुझे गीला नहीं पसंद, लेकिन यहाँ तो उल्टा ही हो रहा है। सुखी, ये आदत बहुत गलत है, साथ ही ऐसी आदत को छुपाना तो और भी गलत। मान लो तुमने ही किया है सुसु, हम कुछ नहीं बोलेंगे। पर मैंने सुसु किया ही नहीं है, तो मैं मानूं क्यों? वाह वाह, एक तो नाम सुखी और काम बिस्तर गीला करने वाले, ऊपर से जुबान लड़ा रही है। बस माँ जी, मुझे इतना पता है कि मैंने ये नहीं किया, और जिसने किया है ना, उसका पता तो मैं लगा कर रहूंगी। अपने ऊपर लगे इल्जाम को गलत साबित करने के लिए सुखी अगली रात को जाग कर निकाल देती है, लेकिन सुबह होने से कुछ देर पहले उसकी आंख लग जाती है और अगली सुबह जैसे ही वो उठती है तो अपने बिस्तर को गीला देखकर बोलती है, ये क्या है? मैं 6 बजे तक तो जगी हुई थी, तब तक तो मैंने बेड गीला नहीं किया, और अभी 7 बज रहे हैं, मतलब
1 घंटे की ही नींद में मेरा सुसु निकल गया। इतने में ही वहाँ गोलू और सरोज आ जाते हैं और एक बार फिर बिस्तर को गीला देखकर सरोज बोलती है, अब क्या हुआ? ये सूसू किसने किया? कोई बाहर से आया था क्या बिस्तर गीला करने? माँ जी, मुझे अभी भी नहीं लगता कि ये सब मैंने किया है, लेकिन मेरे पास खुद को सही साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं है, इसीलिए फिलहाल मैं मान लेती हूँ कि गलती मेरी है। मानना क्या, तूने ही किया है। अब जा और डॉक्टर के पास जाकर इसका इलाज करवा। नहीं माँ जी, मैं खुद से इलाज कर लूंगी। आप देखना, कल से आपको बिस्तर गीला नहीं मिलेगा। क्या करने वाली हो तुम सुखी? कुछ तो करूंगी, लेकिन बेड पर सुसु नहीं करूंगी। सुखी अपने फोन में आधे आधे घंटे के अलार्म लगा देती है, जिससे वो पूरी रात हर आधे घंटे में उठकर वॉशरूम जाती है। उसके चक्कर में गोलू की नींद भी खराब हो रही थी, लेकिन अगली सुबह उठने पर उनका बिस्तर गीला नहीं होता। ये देखकर सरोज बोलती है, वाह बहू, तूने जो भी तरकीब लगाई काम तो किया है उसने। आज तेरा बिस्तर गीला नहीं है। पूरी रात ना सोई है ना सोने दिया, तो कहाँ से बिस्तर गीला होगा? माँ जी, अब मुझे जो ठीक लगा मैंने वो किया, और अगर गोलू जी को दिक्कत है तो वो जाकर दूसरे कमरे में सो जाए। नहीं, मैं तुम्हारे साथ ही सोऊंगा। ठीक है, नहीं कर रहे तुझे तेरी बीवी से अलग। आजकल के बच्चे भी ना। ऐसे ही कुछ दिन अलार्म की मदद से सुखी अपने बेड के सुसु करने की आदत पर कंट्रोल कर लेती है, लेकिन एक रात गोलू उसके फोन से अलार्म बंद करके सो जाता है। पर सुखी को रोज उठने की आदत लग चुकी थी, इसीलिए उस रात वो बिना अलार्म के भी उठती है और देखती है कि गोलू की साइड से बिस्तर गीला है। वो समझ जाती है कि बेड पर सुसु करने वाली वो नहीं बल्कि उसका पति गोलू है। सुखी उसी वक्त अपनी सास को जगाकर अपने कमरे में लाती है और सच दिखाते हुए बोलती है, देखो माँ जी, जो इल्जाम आप मुझ पर लगाती थी उसका असली गुनहगार तो आपका बेटा है। बताओ, अब दोगी उसको ताने? गोलू नालायक, उठ। इतना बड़ा हो गया, बेड पर सुसु करते हुए शर्म नहीं आई? अपनी माँ की आवाज सुनकर गोलू घबराता हुआ उठ जाता है और अपनी पोल खुलने पर बोलता है, वो माँ और सुखी, मुझे माफ कर दो। मैं ही बिस्तर गीला करता था और किसी को भी मेरी इस आदत का पता न लगे, इसलिए इल्जाम सुखी पर लगा देता था। पर गोलू, ये बहुत गलत बात है। एक तो ये गंदी हरकत करना, ऊपर से इसका इल्जाम बहू पर डालना। तेरी वजह से बेचारी ने क्या क्या नहीं सुना। गोलू जी, अगर आप छुपाने की जगह हमें बताते तो हम आपकी मदद करते ना। मुझे माफ कर दो सुखी, मुझे अपनी इस आदत पर शर्म आती थी, इसलिए ना बता पाया ना छोड़ पाया। आप चिंता मत करो, मैं आपकी ये आदत छुड़वा कर ही रहूंगी। वो कैसे बहू? माँ जी, ये आदत ठंड लगने या फिर डरावने सपने आने की वजह से लगती है। मैं गोलू जी को रात में 2 से 3 बार उठा दिया करूंगी ताकि वो वॉशरूम चले जाए, और कुछ टाइम बाद खुद ही उनकी ये आदत चली जाएगी। हाँ, ये सही है। अलार्म की वजह से मेरी ये आदत छूट गई थी, इसीलिए अब यही सही होगा, तुम मुझे उठा दिया करना। हाँ बहू, मेरे बेटे की ये आदत छुड़वा दे और साथ ही मुझे भी माफ कर दे। मैंने भी तुझे बहुत कुछ सुनाया है। अरे माँ जी, कैसी बात कर दी, आपकी बातों से मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा। सुखी कुछ टाइम की मेहनत से गोलू की ये आदत छुड़वा देती है, जिसके कुछ समय बाद से गोलू का बेड पर सुसु करना बिल्कुल बंद हो जाता है। जन्नत एक बेहद घमंडी पैसे वाली लड़की थी। रंग रूप में काली होने की वजह से उसको कई बार शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता था। उसकी माँ अनुराधा और पिता मुरारी प्रसाद उसके इस चिड़चिड़े स्वभाव से बेहद परेशान थे। दूसरी तरफ जन्नत अपने काले रंग को छुपाने के लिए हैवी मेकअप का सहारा लिया करती थी। एक दिन कॉलेज पार्टी में जन्नत हैवी मेकअप के साथ बंद गले की एक ड्रेस पहनकर कॉलेज पार्टी में जाती है, जहां उसको देखकर सब लड़के उसके दीवाने हो जाते हैं। उन्हीं में से एक मानव नाम का लड़का बोलता है, अबे यार, ये पटाखा कौन है? क्या चीज है यार, भगवान ने इसको बड़ी फुर्सत से बनाया है। मानव की ये बात पास खड़ी जन्नत की दोस्त आरुषि सुन लेती है, जो उसके पास जाकर उसे बोलती है, जिस लड़की को देखकर उसकी तारीफों के पुल बांध रहे हो ना, मैं उसकी दोस्त हूँ। और हाँ, जो वो दिख रही है वैसी वो बिल्कुल भी नहीं है। अरे साफ साफ बोलो ना, कहना क्या चाहती हो? यही कि ये सुंदर सी दिखने वाली लड़की बेहद काली है।
अपने काले रंग को छुपाने के लिए 2.5 किलो मेकअप लगाती है। अब भी इसने यही किया हुआ है। यकीन ना हो तो इसके पैर देख लो। ऊपर से नीचे तक कहीं भी जन्नत का काला रंग नजर नहीं आता, सिवाय उसके पैरों के। मानव उसके पैरों पर नजर घुमाता है तो उसको जन्नत की सच्चाई पता लगती है। तभी मानव बाहर से एक पानी की बाल्टी लेकर आता है और सबके सामने जन्नत के मुंह पर पानी की बाल्टी से पानी डाल देता है। पानी की वजह से जन्नत का सारा मेकअप धुल जाता है और उसका काला चेहरा सबके सामने आ जाता है, जिसे देखकर वो गुस्से से बोलती है, हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ऊपर पानी फेंकने की? तुम देखना अब मैं क्या करती हूँ तुम्हारे साथ। इतना कहकर जन्नत अपने पापा को कॉल लगा के सारी बात बता देती है, जिसके कुछ देर बाद ही वहाँ खड़े मानव को प्रिंसिपल का कॉल आता है और वो उसको कॉलेज से निकाल देते हैं। तभी गुस्से में तिलमिलाता हुआ मानव बोलता है, पैसों के दम पर मुझे कॉलेज से निकलवाया ना, पर याद रखना तेरा ये काला चेहरा काला ही रहेगा। कल्लो माई, तेरा पैसा भी तुझे गोरा नहीं कर पाएगा। इतना कहकर मानव वहाँ से चला जाता है और जन्नत भी गुस्से में अपने घर आ जाती है और सोफे पर बैठते हुए अपने नौकर को आवाज लगाते हुए कहती है, अबे ओ गिरधारी कहाँ मर गया? जल्दी आ, पानी ला मेरे लिए। गिरधारी लाल पानी लाते हुए बोलता है, एक तो ये जन्नत मैडम की ना तो शक्ल है और ना ही सूरत, बस मालिक के पैसों और प्यार ने सर चढ़ा रखा है। इससे अच्छी तो मेरी मंगला है। छोटी मैम साहब, ये लीजिए पानी। इतनी धीरे धीरे क्यों चल रहा है? लकवा मार गया तेरे पैरों में? नहीं मालकिन, बस आ ही रहे थे। जन्नत देखती है कि उसके पापा किसी लड़के के साथ में घर आए हैं और वो जल्दी से अपने कमरे में जाती है, जिसके कुछ देर बाद में वो वापस मेकअप करके सबके सामने आती है। उसके आने पर उसे उसके पिता बोलते हैं, अरे बेटी, आ गई तुम, इससे मिलो। ये मेरे दोस्त का बेटा है वरुण, और वरुण ये मेरी बेटी है जन्नत। हेलो जन्नत, नाइस टू मीट यू। वैसे आप बहुत खूबसूरत दिख रही हैं। थैंक यू। वैसे आप भी कुछ कम नहीं है। दोनों एक दूसरे से बातें करने में बिजी हो जाते हैं। ये देख जन्नत की माँ खुश होकर कहती है, हमारी बेटी कितनी प्यारी लगती है ना, ऐसे प्यार से बात करते हुए। और ये लड़का इसके साथ कितना अच्छा लग रहा है। इसीलिए तो इसको यहाँ लाया हूँ, ताकि ये दोनों एक दूसरे को पसंद कर पाएं। लेकिन अगर जन्नत का असली रंग देखकर उस लड़के ने उसे मना कर दिया तो? हाँ, मुझे भी यही डर है। तभी मैं चाहता था जन्नत इससे अपने असली रंग के साथ मिले, लेकिन ये मेकअप करके बाहर आ गई। इसके बाद अक्सर दोनों का मिलना जुलना होता रहता है, जिसके बाद दोनों एक दूसरे को पसंद तक करने लगते हैं। जन्नत कभी भी वरुण के सामने बिना मेकअप के नहीं आती। ऐसे ही एक दिन दोनों शॉपिंग करके घर आते हैं। तब जन्नत अपने नौकर को आवाज लगाती है। कुछ देर तक कोई नहीं आता तो जन्नत चिल्ला कर बोलती है, कहाँ मर गए सबके सब? मंगला, गिरधारी, कहाँ हो तुम दोनों? इतने में ही मंगला भागी भागी आती है, जिसे देखकर जन्नत बोलती है, कहाँ मरी पड़ी थी? और वो तुम्हारा निकम्मा पति कहाँ है? छोटी मालकिन, उनकी तबीयत खराब है, आप हमें बोलिए, हम काम करते हैं। इतनी देर से पानी मांगा हुआ है, वो तो लाई नहीं और कहती हो काम करोगी। तुम दोनों पति पत्नी को ना बस मुफ्त का खाकर पेट फुलाना आता है। मंगला पानी लेने चली जाती है। तभी वरुण बोलता है, ये कैसे बात कर रही हो तुम इनसे? यार थोड़ी तो इंसानियत दिखाओ। ये लोग एक नंबर के कामचोर हैं। अगर आराम से बात करो ना तो सर पर चढ़ जाते हैं। पर किसी के मोटे शरीर को लेकर बोलना गलत है। किसी की कमियां उजागर करने की बजाय उनको वैसे ही एक्सेप्ट करो तो ज्यादा अच्छा है। मंगला पानी लेकर आती है। जन्नत पानी लेने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन उसका पैर फिसलने से वो पानी सीधा जन्नत के चेहरे पर गिर जाता है और उसका सारा मेकअप धुल जाता है। ये देखकर वरुण हैरान होकर बोलता है, तुम इतनी काली हो? मतलब अब तक तुम मेरे साथ मेकअप का नकाब पहने घूम रही थी? वो मैं बताने वाली थी। शोर सुनकर वहाँ जन्नत के माता पिता भी आ जाते हैं, जो ये सारा ड्रामा देखकर बोलते हैं, अरे जन्नत, ये तेरे चेहरे पे पानी किसने गिराया? मैं बताता हूँ। आपकी बेटी अब तक मेकअप की आड़ में अपना ये काला चेहरा छुपाए मेरे साथ घूमती रही और आप लोगों ने भी इसका साथ दिया। पर बेटा, रंग रूप से क्या फर्क पड़ता है? मेरी बेटी हीरा है,
वो तुम्हें कभी किसी बात की शिकायत का मौका नहीं देगी। हाँ वरुण, मैं भले ही काली हूँ पर मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। अरे जाओ ना, ना तो सूरत है ना ही सीरत, तुम्हारे पास घमंड के अलावा कुछ नहीं है। वरुण की कड़वी बातें सुनकर जन्नत के पिता गुस्से में बोलते हैं। बस बहुत हुआ। अरे मुझे लगा था तुम एक सभ्य लड़के हो जो रंग रूप, मोटे पतले, काले गोरे जैसे हीन धारणाओं से कोसों दूर होंगे, पर मैं गलत था। तुम भी सभी की तरह छोटी सोच रखते हो। हाँ जी, ऐसे लड़के के साथ हमारी लड़की कभी भी खुश नहीं रह सकती। पर माँ, पापा, मैं वरुण से बहुत प्यार करती हूँ और मैं उसी के साथ रहना चाहती हूँ। वाह अंकल वाह, जैसे मेरे ऊपर चिल्लाए वैसे अगर अपनी बेटी पर चिल्लाते तो शायद उसका ये बेवजह का घमंड सर चढ़कर नहीं बोलता। मुझे उसके काले होने से कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन उसमें तो ये छोटे बड़े की इज्जत करने के गुण भी नहीं है। वरुण प्लीज मुझे माफ कर दो। मेरे माफ करने से क्या होगा? मंगला दीदी से माफी मांगो। और हाँ, किसी इंसान को उसके औधे या उसके नैन नक्श से नहीं नापना चाहिए। तुमको कोई काला कहे तो तुमको बुरा लगता है, ऐसे ही मंगला दीदी को भी बुरा लगा होगा जब तुमने उनको खाने पर ताना मारा। मुझे माफ कर दो मंगला दी, आज के बाद मैं आपसे तो क्या किसी से भी ऐसे बात नहीं करूँगी। कोई नहीं छोटी मालकिन, हमें बुरा नहीं लगा। मतलब बेटा, तुमको हमारी बेटी पसंद है? हाँ अंकल, मुझे उसके रंग से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं उससे प्यार करता हूँ। जुग जुग जियो बेटा, आज हमें दामाद के रूप में एक बेटा भी मिल गया जो हमारे बेटे को सही राह पे ले आया। इसके कुछ समय बाद में दोनों की शादी करवा दी जाती है और वो लोग खुशी खुशी अपनी नई जिंदगी शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।